नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 का सुंदर सा प्यारा सा भूगोल पढ़ते हुए हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका 5 वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे और खुशी की बात यह है कि आज ये चैप्टर 8वें लेक्चर के साथ खत्म हो जाएगा। इसमें हमने प्राथमिक व्यवसायों से लेकर सारी चर्चाएं हमने की है कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है, प्राथमिक व्यवसाय यानी प्राइमरी वर्क जो होता है उसके अंदर क्या क्या आता है। हमने एक भी वो चीज़ नहीं छोड़ी, कहीं भी किसी भी किताब में जो लिखी हुई थी हमने उसका समायोजन यानी अपने नोट्स में ऐड करने का प्रयास किया। इसलिए चैप्टर इतना लंबा हुआ। इसके लगभग ये 8 लेक्चर हो गए, आज इसका लास्ट लेक्चर है। और आज हम बड़े ही मस्त तरीके से अगर और इसको देख लेते हैं तो इसके अंदर भौगोलिक शब्दावली जो है, जो शब्द ऐसे आए हैं भूगोल के जिनका अर्थ हमें मालूम नहीं था, पता नहीं था, तो ऐसे लगभग 25 से 30 शब्द थे जो एग्जाम में कभी कभी सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे फेजेंडा क्या है, तो जहाँ कॉफ़ी के बागान लगे रहते हैं उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। तो ये एक तो हम जानते ही थे क्योंकि मैंने बताया था कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है इस बार कुछ अलग पूछे। तो वो सारी चीज़ें जो है निचोड़ कर पूरी तरह से एक तरह से तैयार कराया मैटर जो है वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सारी चीज को हम देखने वाले हैं, जो भी पहलू बच गए हैं इसमें वो सारे देखने वाले हैं। अब कईयों को ये लग रहा है कि प्राथमिक व्यवसाय जो है उसमें हम कृषि की बात करते हुए आ रहे थे, आखेट की बात हम करते हुए आ रहे थे, लकड़ी की बात हम करते हुए आ रहे थे, लकड़ी काटना, मछली पकड़ने को लेके आ रहे थे। तो खनन थोड़ा सा अटपटा लग जाता है, लेकिन खनन प्राथमिक व्यवसाय में होता है। माइनिंग यानी माइंस में जो लोग खादानों में काम करते हैं वो भी इससे रिलेटेड है। तो प्राथमिक व्यवसाय आज खत्म हो जाएगा और अगले ही लेक्चर से हम द्वितीयक व्यवसाय शुरू करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम जो मुख्यतः चीजें पढ़ने वाले हैं वो है खनन। याद रहे कि यह भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। किसी भी वस्तु को खोदकर प्राप्त करने की प्रक्रिया खनिकर्म या खनन कहलाती है, माइनिंग कहलाती है। खनन की विधियां होती है, यानी भूमि के ऊपर खनन है थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो कैसे निकाला जाएगा, और काफी अंदर है तो कैसे निकाला जाएगा, मात्र 2 मिनट की बात है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद भौगोलिक शब्दावली आज के लेक्चर का मुख्य आधार है, यानी भौगोलिक शब्दावली है जो वास्तव में इस चैप्टर की जनक या जननी कह सकता हूं मैं, माता और पिता कह सकता हूं इसको, क्योंकि पूरा चैप्टर इस पे टिका हुआ है, पूरा चैप्टर अडिंग है इस पर। जब तक ये शब्दावली समझ में नहीं आती तब तक चैप्टर में बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती। और जब शब्दावली आप पढ़ेंगे तो आप में से आधी शब्दावली तो आप में से कई बच्चों को आती है, लेकिन आधी शब्दावली जो है नहीं आती है। तो ये शब्दावली क्या है और कैसे पढ़ी जाएगी, ये हम सारी चीजें आज देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए, मस्त वाले तरीके से, शानदार वाले तरीके से आज के इस लेक्चर को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है कि खनन क्या है। सबसे पहले क्या लिखा है लाडले, खनन क्या है। तो ध्यान से दिमाग में स्तर तरीके से आज इसको स्थायी मेमोरी में फिट कर लेना है। पृथ्वी के गर्भ में जैसे मानव का पेट होता है वैसे ही पृथ्वी का भी पेट होता है। तो पृथ्वी का जो गर्भ है यानी पृथ्वी के अंदर, ये देखो खादान के अंदर जा रहे हैं ना ये लोग, क्योंकि पापी जो पेट होता है वो बहुत कुछ कराता है। पृथ्वी के गर्भ से धातुओं को निकाला जाता है। अयस्क क्या होते हैं अभी बताऊंगा मैं। अयस्कों को निकाला जाता है, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकाला जाता है, यही खनन कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु को खोद कर बाहर निकालना खनन कहलाता है। अब कोई कहेगा सर शाम को मैंने एक खड्डा खोदा और उसमें एक एप्पल डाल दिया और फिर दूसरे दिन उसको बाहर निकाला, क्या ये खनन है? बिल्कुल भी नहीं है यार, क्या मजे लेते हो आप, बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि वो तो आपने डाला है। खनन में वो चीजें आती है जो प्रकृति ने दी है। प्रकृति की दी हुई कोई भी चीज आप अंदर से निकाल लो। आपने खोद कर पानी निकाला, खनन प्रक्रिया है। हालांकि पानी संसाधन है, खनिज नहीं बन पाया बेचारा कभी भी ना। कई लोग होते हैं जो जिंदगी में कभी भी दूल्हा नहीं बन पाते, वैसे ही पानी जो है बेचारा कभी भी खनिज नहीं बन पाया, वो संसाधन का संसाधन ही रह गया। क्योंकि प्रत्येक संसाधन जो है अंदर खनन प्रक्रिया से निकाला जाता है वो कभी भी खनिज नहीं बन पाता। लोहा बन गया, किस्मत अच्छी थी, वो खनिज के गुण थे उसमें, जिसमें गुण होते हैं वो खनिज बन जाता। ये एक माइंस है। हमेशा क्या किया जाता है, ये पृथ्वी है और इसके किसी भी स्थान पर जहां पहले सर्वेक्षण किया जाता है, आपको पता है भूगोल पूरी सर्वेक्षण पर टिकी हुई है।
पहले सर्वेक्षण किया जाएगा और सर्वेक्षण करके यहां से जो निकाला जाएगा खनन प्रक्रिया से, या तो कोई धातु होगी, सोना होगा, चांदी होगी, जो है तांबा होगा, पीतल होगा, जो कुछ भी होगा निकाला जाएगा। और जब वो निकाला जाता है, जब वो अयस्क होता है यानी कच्चा होता है, जैसे लोहा जब निकाला जाता है, लोहे को जब बाहर निकाला जाता है खनन प्रक्रिया द्वारा यानी खोद कर, लोहे को जब बाहर निकाला जाता है तो लोहा अयस्क होता है। लेकिन मजे की बात यह है, जब उसको बाहर निकाल लिया जाता है तब उसको एक भट्टी पर चढ़ा दिया जाता है। ये आग जल रही है और ये भट्टी है, इस प्रकार से इस भट्टी में इसको डाल दिया जाता है और इस भट्टी में डालने के बाद इसको भयंकर तरीके से गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको गर्म किया जाता है। ये जो लोहा था, लोहा अयस्क, इसको किस पे गर्म कर रहे थे? भट्टी पे गर्म कर रहे थे, इस भट्टी पे। फिर इसमें मैग्नीज मिलाया जाता है, मैग्नीज, फिर इसमें कोका मिलाया जाता है। ऐसी कई चीजें मिलाई जाती है जो हम लोहा जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है अगर इस चीज पे ज्यादा डिस्कस करें तो इसके अंदर लोहा अयस्क जो है उसमें मैग्नीज कोका मिला के उसको भयंकर तरीके से उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, तब निकल कर आता है, जब निकल कर आता है लोहा इस्पात। लोहा इस्पात, तो लोहा अयस्क अलग है, लोहा इस्पात अलग है। लोहा इस्पात धातु है, लोहा इस्पात धातु है। कई धातुएं ऐसी होती है जो बनी बनाई निकल जाती है लेकिन अधिकतर नहीं निकल पाती। अयस्क मतलब कच्चा है, अयस्क का मतलब क्या है? कच्चा है। औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिज, अब ये उद्योग में काम आएगा। उद्योग में इससे क्या बनाया जाएगा? पंखा बना दो, कूलर बना दो, कुछ भी, लोहे की टेबल बना दो, जो कुछ भी आपको लोहे के आइटम दिखाई देते हैं वो उपयोगी खनिज के रूप में लोहे से बने। तो काम कहाँ आएगा? लोहा उद्योगों में काम आएगा। अब कोई कह दे नहीं सर हमारे तो घर पे काम आ रहा है, तो पहले बना कहाँ? उद्योग में बना। कहाँ बना? उद्योग में। उद्योग भी कई प्रकार के होते हैं, अगले चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि उद्योग जो है प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, ध्यान रखें इस बात का। उद्योग प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, परिवहन प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, संचार प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। तो ये सब किस में आते हैं? ये द्वितीयक में आते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले ही चैप्टर में करने वाले हैं। प्राथमिक व्यवसाय की सारी चर्चा के बाद हम द्वितीयक व्यवसाय की ओर बढ़ेंगे। तो खनिजों को बाहर निकाला जाता है, इसको खनिकर्म कह दो या खनन कह दो या माइनिंग कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ये तो कहता है मुझे बाहर निकालो, अंदर में तड़प रहा हूं, मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे बाहर निकाल दो, बस मुझे खनन कहो, चाहे खनिकर्म कहो, चाहे माइनिंग कहो। तो यह तो था खनन। ये किसकी परिभाषा थी? खनन की परिभाषा। खनन की परिभाषा, खनन की परिभाषा। आगे अगर हम बढ़े तो बहुत प्यारी सी, बहुत मस्त वाली चीज हमारे सामने है और वह है खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक है, ऐसे कौन से अलाइनमेंट है या फिर ऐसे कौन से तत्व है जो किसी ना किसी प्रकार से जो चीज हम खोद कर बाहर निकाल रहे हैं उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो वो कौन से हैं? पहला है खनन कार्य को लाभप्रदता एवं मुख्यतः निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। कौन से कारक है? पहला तो भौतिक कारक, बस इसको देख लो आप। दूसरा आर्थिक कारक, पहला तो वो जो दिखाई देता है, दूसरा जो पैसे से रिलेटेड है, यानी कि खनिज जो होते हैं उनको कौन प्रभावित कर सकता है? उनको या तो पैसा नहीं है तो खनिज निकाले ही नहीं जाएंगे, और एक भौतिक खनिज है ही नहीं तो निकाला क्या जाएगा? इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। भौतिक कारक की अगर बात करें, जिनमें खनिज निक्षेपों, खनिज तो आप जानते ही हैं खोद कर प्राप्त किया जाता है, पहले संसाधन होता है, पहले क्या होता है? संसाधन होता है, और एक खनिज के गुण इसके अंदर अगर मिल जाए तो ये संसाधन जो है खनिज बन जाता है। निक्षेप का मतलब है लाडले क्षेत्र। निक्षेप का मतलब क्या है? क्षेत्र। तो जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार यानी क्षेत्र के आकार, क्या क्या देखा जाएगा इसमें? पहले खनिज जो है उसका आकार देखा जाएगा, उसकी श्रेणी दिखी जाएगी, जैसे लिग्नाइट, पिग्माइट, ऐसे होते हैं ना अलग अलग प्रकार के खनिज। एक ही खनिज में कई प्रकार की वैरायटी होती है, जो टंगस्टन में भी होती है, लोहे में भी होती है। उपस्थिति की अवस्था को शामिल किया जाता है, कितना है उपस्थित, कितना है। देखो कितनी चीजों को देखा, एक तो आकार, खनिज जो मिल रहा है उसका आकार क्या है, दूसरा
उसकी श्रेणी क्या है, मतलब किस प्रकार का खनिज है। एक तो होता है उपयुक्त और शानदार वाला लोहा, एक होता है थोड़ा घटिया लोहा। पहले तो लोहा ऐसा ही होता है, तो एक तो लोहा ऐसा बहुत शानदार वाला है और एक थोड़ा कम शानदार वाला है। तो सबसे पहले हम उस क्षेत्र को देखेंगे कि यहां पे खनिज है, फिर तीन चीजों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आकार, यानी कितनी दूर में फैला हुआ है। दूसरा उसकी श्रेणी क्या है, दूसरी उसकी श्रेणी क्या है, और उपस्थिति कितनी है, कब से है, कैसे निकाला जा सकता है। ये सब भौतिक कारक है जो हमें दिखाई देने ही चाहिए। जब तक ये दिखाई नहीं देते तब तक जो है हम मुख्य रूप से क्या नहीं कर सकते, हम मुख्य रूप से खनिज जो है उनकी उपस्थिति की अवस्था को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें हमें आना बहुत ही जरूरी है लाडले। आगे अगर हम देखें तो आर्थिक कारक आ जाते हैं। पैसे का मामला जब आ जाता है तो हर व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, जिनमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान, उसका उपयोग अवसंरचना के विकास के लिए, उपलब्ध पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाला वे आता है। क्या क्या आता है जिसमें खनिज की मांग कितनी है। आपने भौतिक कारक में यह देख लिया कि इन स्थानों पर खनिज मिला, इन स्थानों पर खनिज मिला, उसकी श्रेणी का पता कर लिया, उसका आकार का पता कर लिया, उसकी स्थिति का पता कर लिया। लेकिन 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 पता चला निकालने के बाद उसकी तो मार्केट में मांग ही नहीं है, तो पैसा कहां से आएगा। पहले यह पता करो क्या मार्केट में उसकी मांग है, तो फिर विद्यमान मांग है तो सारी दूसरा पहलू ध्यान रखना है कि आपको उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, आपको वो ज्ञान होना चाहिए जिससे आप खनिज को बाहर निकाल सको। खनिज कहता है भाई ऐसे पकड़ के कैसे निकालेगा, मुझे निकालने के कुछ ज्ञान की जरूरत होती है कि कैसे मुझे बाहर निकाला जाएगा, फिर कैसे मुझे बदला जाएगा। पता चला लोहा अंदर से निकाल लिया हमने, और लोहे को आवश्यक जो लोहा है उसको हम बना ही नहीं पा रहे हैं इस्पात, यानी तकनीकी ज्ञान हमें नहीं है, जब उसका कार्य नहीं हो सकता। उपयोग अवसंरचना के विकास, उपलब्ध पूंजी, आपके पास पैसा होना चाहिए भाई, पहली बात तो यही है, और यातायात यानी कि आपके पास परिवहन के साधन होने चाहिए, और मेहनत जो लगती है वो करने के लिए आप तैयार होने चाहिए। ये आते हैं आर्थिक कारक। पहले भौतिक कारक कहां स्थित है, अब स्थिति का पता लगाकर, आकार का पता लगाकर यह देखा जाता है कि उपस्थिति कितनी है। ऐसे क्षेत्रों का पता किया जाएगा भौतिक कारक। और आर्थिक कारक में उसकी मांग मार्केट में कैसी है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान आपको होना चाहिए। पूंजी और यातायात की बात इसमें की गई है कि पैसा आपके पास होना चाहिए, परिवहन के साधन आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीजें इसमें देखनी पड़ती है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम देखने वाले हैं, और वो है खनन की विधियां। खनिज जो है, माइनिंग जो है, खनिकर्म जो है, उस खनन की विधियों की बात करने वाले। दो प्रकार से होता है, एक तो जो आपको धरातल के बाहर ही मिल गया तो वो हो गया धरातलीय खनन। बहुत सिंपल है, मतलब 2 मिनट की चर्चा है सिर्फ ये, धरातलीय खनन। और दूसरा आपको भूमि के अंदर मिला तो भूमिगत खनन। ये जो मैं परिभाषा बोल के बता रहा हूं आपको याद रखना है। धरातलीय खनन वे खनन है जो धरती के ऊपर आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। ये क्या है, धरातलीय खनन। लेकिन भूमिगत खनन की अगर हम बात करें तो भूमिगत खनन जो है वो वास्तव में क्या है, भूमिगत खनन जो है, भूमि के अंदर ये जो परत दिखाई दे रही है, इस परत में एक कुपकी खनन भी इसको हम कह सकते हैं, कुपकी खनन। अब मैं लिख यहां रहा हूं, इसका मतलब जो धरातलीय खनन है उसके साथ ये नहीं जुड़ा हुआ है, ये तो भूमिगत खनन के साथ जुड़ा हुआ है। कुपकी का मतलब है एक कुआनुमा या आकृति बनाई जाएगी, इस कुआनुमा आकृति से धीरे धीरे से खनिज निकाला जाएगा और यह कहलाता है कुपकी खनन। यह प्रक्रिया किस में अपनाई जाएगी, यह भूमिगत खनन में अपनाई जाएगी। किस में अपनाई जाएगी, भूमिगत खनन में। तो यह चीज आपके समझ में आ गई थी, खनन की विधियां। अब कई तरह की खनन की विधियां, कई जगह अलग अलग प्रकार की जो है सर्वेक्षण किया जाता है कि यहाँ इतना खनन है, वो तो बता देता है सर्वेक्षण एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से। एक गोलनुमा चक्रानुमा जो होता है उसके अंदर कई चीजें गैजेट लगे रहते हैं, वो पता लगा देता है कि यहाँ पे जैसे राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले, आयुर्वेदिक में काम आता है, कई जगह काम आता है। लिथियम के जो भंडार मिले, पता कैसे किया, सर्वेक्षण तो आपने हेलीकॉप्टर से कर लिया, हवाई
यात्रा करके कर लिया, लेकिन उसको कैसे निकाला जाएगा उसमें भौतिक कारक और आर्थिक कारक जो है वो मायना रखेंगे। तो ये चीज पढ़ने के बाद अब शुरू हो जाती है हमारी शब्दावली, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार है। एक एक को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें खास बात यह है कि अधिकतर चीजों को आप जानते हैं और अधिकतर चीजें ऐसी भी है जिनको आप नहीं जानते। तो ये शब्दावली बड़े मस्त तरीके से पढ़ना है। भौगोलिक शब्दावली। आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है? मानव के वे समस्त क्रियाकलाप, यानी आदमी के, लुगाई के, लोगों के, जनसंख्या के वे सभी क्रियाकलाप जो हाव भाव, क्रियाकलाप हाव भाव जिनसे आय प्राप्त होती है। मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब शिक्षक, आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया हुई। अब आप कहेंगे सर आर्थिक क्रिया कैसे? इसको प्राथमिक व्यवसाय बोलो या द्वितीयक बोलो या तृतीयक बोलो। अरे आर्थिक क्रिया तो सब में होती है। शिक्षक जो है किसी चीज का उत्पादन नहीं करता, लेकिन जो उत्पाद उसके पास है उस उत्पादन को पहुंचाने का कार्य करता है। यानी उत्पादन तो नहीं करता, लेकिन जो उत्पाद उसने कलेक्ट किया कहीं से उसका फिर उत्पादन कर देता है, खुद अपनी तरफ से जो है नहीं कर पाता। आर्थिक क्रिया का मतलब है पैसा ही पैसा। क्या? पैसा ही पैसा। मानव के समस्त काम आ जाते हैं, वो सभी काम आ जाते हैं जिसमें नोटों का काम होता है, जिसमें पैसा मिलता है, चाहे वो लकड़ी काटने वाला बढ़ई हो, चाहे वो प्रेस करने वाला धोबी हो, चाहे वो कपड़े धोने वाला फिर धोबी हो, चाहे वो मछली पकड़ने वाला तालाब के पास बैठा हो, चाहे वो डॉक्टर हो जो गर्म पानी का इंजेक्शन लगाता है, चाहे वो वकील हो जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। तो ये सारे जो लोग हैं वो किस में आ जाते हैं? आर्थिक क्रिया में आ जाते हैं। अब एक सवाल हमारे पास आ जाता है, एक प्यारी सी चीज हमारे पास आ जाती है, लाल कॉलर श्रमिक। अरे तो क्या कॉलर लाल होती है इनकी? बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर क्या होता है भाई? कॉलर व्हाइट होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। फिर लाल कॉलर क्यों कहते हैं? कुछ खतरा। लाल मतलब खतरा। क्या खतरा है? प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले ऐसे लोग जिनका कार्य क्षेत्र उनके घर से बाहर है। पहले होता था, अब तो कम होता है। बंधुआ मजदूर बना के बाहर ले जाया जाता था। लाल कॉलर बेचारे खतरे की घंटी में जी रहे हैं। आज आउट ऑफ कंट्री जो सऊदी में रह रहा है, चलते ही हमले हो जाते हैं, वहां पे चलते ही अटैक हो जाते हैं। अभी यूक्रेन में देखा, भारतीयों को निकाला गया था। तो लाल कॉलर श्रमिक जो बेचारे वहां प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए थे, वो लाल कॉलर श्रमिक कहलाएंगे। अभी भी समझ में नहीं आएगा तो आप में से कुछ लोग, 5 लोग बाहर कृषि करने के लिए इंडियन फार्मर बन के विदेशी फार्मर बन जाते हैं, वहां जाके और खेती करते हैं, मतलब प्राथमिक व्यवसाय। वहां कुछ खतरा पैदा हो गया, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनको शुरू में ही हम क्या कह देंगे? लाल कॉलर। क्या कह देंगे? लाल कॉलर। अब एक सवाल आता है, चिकल। चिकल का मतलब क्या है? अभी कुछ देर पहले मैं सांसद से चर्चा कर ही रहा था। चिकल च्युइंगम जो होती है, जिसको हम चबाते हैं, चबाने के बाद बड़ा मजा हमने उसका लिया, च्युइंगम का। च्युइंगम को चूसने के बाद जो शेष बच जाता है, क्या बच जाता है? शेष। अब मन नहीं करता इसको थूक के हम, है ना। च्युइंगम का जब तक 2-3 रुपए जो जिसमें हम लेते हैं, 5 रुपए 1 रुपए में जो भी, जब तक उसका मजा और आनंद नहीं आता, जब तक उसको 10-15 मिनट तक नहीं चूसे। च्युइंगम को चूसते रहते हैं। आधे लोग पढ़ते हैं च्युइंगम खाने की आदत रहती है, च्युइंगम खाने की आदत रहती है। आधे लोग पढ़ते हैं सौंफ खाने की आदत रहती है। आधे लोग पढ़ते हैं बीड़ी पीने की आदत रहती है, जो बहुत ही गंदी है ना। हमारा एक दोस्त था, पढ़ते पढ़ते उसको 1 घंटा फिक्स पढ़ता, यानी 55 मिनट पढ़ता हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता। 5 मिनट के ब्रेक पे वो छत पे जाता और एक बड़ा देसाई बंडल आता है, वो अपने पास ही रखा करता था। बीड़ी पी के फिर वापिस आता, फिर 1 घंटे और पढ़ता। मतलब उसकी एनर्जी बूस्ट जो थी वो बीड़ी थी, जबकि आपकी नहीं होनी चाहिए। च्युइंगम कई लोग पढ़ते हुए खाते हैं। तो पढ़ने के कई तरीके होते हैं जो आपको अपनाने चाहिए, और आपका तरीका है वो करना, वो सबसे अच्छा साधन है। वो कर लो, थोड़ा सा घूम लो, ताक झाक कर लो बालकोनी में जाके, कौन किधर से आ रहा है, कौन किधर जा रहा है, कितने ऑटो निकले हैं, कितनी बाइक निकली है, कितनी स्कूटी निकली है, क्या नंबर थे, है ना। इतना करके क्या करना है? पढ़ना है बस, है ना। देखिए क्या है, लाल कॉलर श्रमिक आप समझ गए, बाहर जाके प्राथमिक व्यवसाय करते हैं। आर्थिक क्रिया समझ गए। चिकल च्युइंगम का जो बचा हुआ भाग है, ऋतु प्रवास। ऋतु के अनुसार पशुओं के साथ पशुपालकों के स्थान परिवर्तन को ऋतु प्रवास कहा जाता है। कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल चीज है। जैसे मौसम खराब हो गया या ऋतु परिवर्तन हो गई, ग्रीष्म से सर्दी, सर्दी से बसंत आदि ऋतु में जब परिवर्तन होता है, सीजन जिसे हम कह सकते हैं, सीजन में जब परिवर्तन होता है, तो जो कृषक होता है या फिर जो चारावा होता है, चारावा
और चारागाह। चारागाह तो स्थान होता है चारावाह चराने वाला, चारावाह दूसरे स्थान पर चला जाता है तो ऋतु के अनुसार दूसरी जगह जाकर आवास करने लग जाता है, तो इसे हम कहते हैं ऋतु प्रवास। बहुत प्यारी चीज थी ना, बहुत सुंदर चीज थी। आगे इससे भी सुंदर सुंदर चीजें हैं। मसाई, मसाई का मतलब होता है कीनिया और तंजानिया के चलवासी पशुचारक। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर चलवासी पशुचारक क्या होता है, उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। इतना मैटर पढ़ा हमने चलवासी पशुचारक का, फिर भी याद नहीं होता तुम्हें, है ना। चलवासी पशुचारक तो वो था जो सिंपल था, जो आदि मानव करता आ रहा था। ऐसे व्यवसाय करने वाले लोग तो कीनिया और तंजानिया के क्षेत्र में चले जाते हैं तो उनको वहां चलवासी पशुचारक कहेंगे, वहां जो रहते हैं उनको तो वैसे कहेंगे। अब एक सवाल में सवाल घुसेड़ा जा रहा है, इस लाडले की एक अग्नि परीक्षा ली जा रही है, जो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा कि मसाई जो है वो कीनिया और तंजानिया के चलवासी पशुचारक कहलाते हैं। अगर भारत का कोई व्यक्ति कीनिया और तंजानिया चला गया और मसाई पशुचारक बन गया तो उसको हम यहाँ क्या कहेंगे, कॉलर पकड़ के याद कर लो, ठीक है ना। तो सामी क्या होता है, लैप्स। सामी मतलब लैप्स। स्कैंडिनेविया के चलवासी पशुचारक, भाई कुछ भी नहीं है। मसाई और सामी का मतलब है, ये तो स्कैंडिनेविया का है और ये तंजानिया और कीनिया के, दोनों नाम है, डराते बस। मेरिनो आपको याद आ जाएगा, मेरिनो, इसकी साथी है चोकला, इसकी साथी है नाली, इसकी साथी है पुंगल। सर ये क्या लिख रहे हो, इसकी साथी है चनौदा जिसके कान जमीन तक लगे रहते हैं। अरे ये भेड़ें बता रहा हूं मैं, आप भेड़ों की जातियां, ये क्या है, भेड़ों की जातियां, उन्हीं में से एक है मेरिनो। क्या लिखा है, बहुत ज्यादा ऊन देने वाली नस्ल की भेड़ को मेरिनो कहा जाता है। ऐसा कौन कहता है मेरी नहीं है, ज्यादा ऊन दे रही फिर भी कह रही है मेरी नहीं है। अरे ये मेरी नहीं वाला मेरी नहीं है, ये तो मेरी है, ऐसे तो लोग लड़ते हैं इसके लिए। मेरिनो ऐसी भेड़ है जो बहुत ज्यादा ऊन देती है, ये लदी रहती है, ऊन जब चलती है ना जैसे लगता है हाथी चल रहा है। कभी भेड़ कभी हाथी लगेगी क्या सर, बिल्कुल लगेगी यार, इतनी ऊन लटकेगी तो क्यों नहीं लगेगी, हाइट नहीं बढ़ सकती उसकी इतनी पर, ठीक है। पंपास कितनी बार पढ़ चुके हैं रे, पंपास घास भूमि, ये दक्षिण अमेरिका व्यापारिक पशुचारण का एक विशाल क्षेत्र है, पंपास घास का मैदान, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसमें मानव ने प्रथम रूप से जो कार्य शुरू करना किया था वो प्राथमिक व्यवसाय। अब सर इसमें भी बताओ हमें, अरे तो इसको मैं बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूं, एकदम फास्ट इसको पढ़ते हैं 10 सेकंड में। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं, जैसे कोई खेतीबाड़ी कर रहा है, कोई मछली का पालन कर रहा है, मुर्गी पाल रहा है, शिकार कर रहा है, लकड़ी काट रहा है, ठीक है, खनन कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, ये संबंधित क्रियाएं जो पूरा चैप्टर हमारा था ये प्राथमिक व्यवसाय तो था। पैराशूटिंग लैंडिंग वालों समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। आगे देखिए, वाणिज्यिक पशुधन, अरे वो जो पशु चलवासी पशु था वो तो बेचारा रोजी रोटी के लिए करता था कि अपना जीवन चल जाए। शाम को भेड़ दूध देगी, खुद पी लेगा, मेमने को पिला देगा, बच्चा भेड़ का जो होता है, मेमना क्या आ गया, भेड़ का बच्चा जो होता है उसको पिला देगा। मस्ती से अपनी लाइफ चल रही है, जीवन चल रहा है, मजे ले रहा है ना, खुद पिएगा, कुछ जो है गवाले की जो गवाली है उसको पिलाएगा, दोनों आराम से पिएंगे, कुछ मेमना पिएगा, अपने जीवन को जी रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। उन्हें यह तरसना इच्छा नहीं है कि गंतव्य है मुझे उस स्थान तक पहुंच तक उससे अमीर बनना है, उसको अपना जीवन चलाना है। चलवासी पशुचारक। वाणिज्य में एक ही खेत में एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, सिर्फ ध्यान निर्यात का रखा जाता है कि कितना पैसा आने वाला है, इनकम को देखा जाता है। निर्वाह कृषि, कृषि का वे प्रकार जिसमें कृषि क्षेत्र पर रहने वाले लोगों द्वारा ही स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण उपयोग किया जाता है। यानी कृषि का वे प्रकार जिसमें कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण उपयोग किया जाता है, जीवन जीने के लिए की जाती है, वो निर्वाह कृषि होती है। सीधी सी बात है, पशुचारक जैसे जीवन जीने के लिए करते हैं वैसे आदिकालीन निर्वाह कृषि जो हमने पढ़ी थी वो ये है। स्थानबद्ध कृषि, भूमि के उसी टुकड़े पर लगभग स्थानीय कृषि की प्रथा जो कि स्तर कृषि से मिलती जुलती है। स्थानबद्ध यानी एक स्थान पर, भूमि के एक टुकड़े पर, स्थानबद्ध, ठीक है। प्रथा की जो कृषि है लगभग स्थानीय टुकड़ों पर की जाती है, बहुत छोटी बात है। अंतर फसली कृषि, एक ही मौसम में एक ही खेत पर दो या दो से अधिक फसलों को इकट्ठे रूप में बोना। जैसे बाजरे के साथ मैंने बताया आपको, तिल बो दी, उसी खेत में बाजरा है, उसी खेत में तिल है, उसी में मोठ है, उसी में मूंग है, और जायद की फसल भी उसके साथ हो जाती है, लेकिन वो अलग नाम है उसका, तरबूज खरबूज का जायद की फसल कहलाते हैं।
मैंने बताया गेहूं रबी की फसल है, आपको याद हो जाना चाहिए। अंतर फसली कृषि, एक ही मौसम में एक ही खेत पर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने की ये प्रथा है, इसको क्या कहते हैं? अंतर फसली कृषि, यानी एक ही खेत के अंदर और ढेर सारी फसलों को उगाना। आगे बढ़े। कृषि मृदा को जोतने, फसल उगाने और पशुओं के पालन पोषण का विज्ञान एवं कला है। अरे भाई छोटी सी बात है। कृषि क्या है? खेत में जाकर हल जोतना, जुताई और बुआई करना, बीज देना, पैसा लगाना, निवेश करना, प्रक्रम को बढ़ाना, तब फसल निकल कर आएगी। इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो आप। कुपकी खनन, अभी कुछ देर पहले बात की थी, भूमिगत और धरातल खनन की हमने बात की थी इसी लेक्चर में। तो उसमें जब धरातल खनन हम पढ़ रहे थे तो एक कुआं बनाया जाता है, उस कुएं को हम क्या कह देते हैं? कुपकी खनन कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं हम? कुपकी खनन। तो ये कुपकी खनन होता है। क्या होता है? कुपकी खनन। कोयला, बहुमूल्य पदार्थों और लोहे और खनिजों को खोदने के लिए भूमि में गहरा भूमिगत छिद्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? छिद्र बनाया जाता है, मतलब कुआं खोदा जाता है। कुआं पानी निकालने के लिए नहीं, खनिज निकालने के लिए। बताओ, अंदर बहुत बड़ा आकार का खनिज मिला, उसकी मार्केट में मांग है, तो फिर किस कारक में आएगा? आप बताएंगे, मैं समझा चुका हूं। खनन पृथ्वी से वाणिज्यिक दृष्टि से बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति से जुड़ी एक आर्थिक क्रिया है। खनन क्या है? पृथ्वी से खोदकर किसी भी प्रकार की ऐसी धातु या खनिज को निकालना जो बहुमूल्य हो, वो क्या कहलाता है? खनिज। अगर वो बहुमूल्य नहीं है तो आर्थिक कारक कहता है उससे पैसा ही नहीं आएगा, तो उसकी मार्केट में मांग ही नहीं है, तो निकालो ही मत। 17 खुली खादान, खुला उत्खनन जिसमें काटकर और विस्फोट से खनिजों को प्राप्त किया जाता है। इसमें वो लोग क्या करते हैं, जैसे माइनिंग जो होती है, माइंस जो होती है, मेरी देखी हुई है, उसमें क्या करते हैं, जैसे पत्थर है उसको खोद के पत्थरों को निकालना शुरू कर दिया। अब एक पत्थर को फोड़ना है तो माइनिंग जो है कुछ उसको कह सकते हैं हम बम ब्लास्ट में जो काम आता है, परमाणु जो होते हैं छोटे छोटे, तो वो विस्फोटक सामग्री जिसे हम कह सकते हैं वो बिछाई जाती है यूं लाइन से, और उसके नीचे भी डाली जाती है, अंदर एक छिद्र किया जाता है, जो पत्थर है उसके अंदर उसमें भी डाली जाती है, और फिर उसको बजा दिया जाता है, मतलब चला दिया जाता है उसको, वो पत्थर फूट जाता है। सब लोग दूर दूर उसको चालू करके भाग जाते हैं। मैं जब गया तो मैंने देखा, मैं भी देख रहा था, तो सब लोग भागने लगे, मैं कुछ समझ नहीं पाया, तो सबने कहा भागो भागो। और हम जाके जो रूम बना हुआ था उसी माइंस पे, उसमें जाके जब हम छुपे तो एक बड़ा सा पत्थर आया और हमारा जो कांच था रूम का उसको फोड़ के निकल गया। मतलब ऐसी परिस्थितियां होती है कहाँ, जहाँ विस्फोट किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? खुली खादानों में होता है ये। आगे देखिए, बहुत प्यारी और सुंदर चीज, गहन कृषि, वे कृषि जिसमें अधिक उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई क्षेत्र में पूंजी और श्रम की बड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। यानी वे कृषि जिसमें अधिक उपज यानी बहुत ज्यादा पैदावार करने के उद्देश्य से प्रति इकाई क्षेत्र में पूंजी और श्रम की बड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। पैसे भी बहुत लगते हैं, क्षेत्र भी बहुत होता है, तो ये गहन कृषि होती है, यानी पूरा ही फोकस उस पर होता है। ट्रक फार्मिंग, नगरीय केंद्रों के चारों तरफ लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए सब्जियों का अपना उगाना ट्रक फार्मिंग है। मैं इसको समझा देता हूं आपको, ट्रक फार्मिंग क्या है। जैसे मैं इस क्षेत्र में रह रहा हूं, एक गांव है, और इससे 100 किलोमीटर दूर मुझे सब्जियां उगानी है, पहुंचानी, मतलब मैंने जो है मान लिया जाए कि बैंगन है, कद्दू है, टिंडे हैं, टमाटर है, मिर्ची है, सारी सब्जियों को शाम को काटा 6 बजे, और 7 या 8 बजे मैंने उसको ट्रक में भर दिया। अब उस ट्रक का एक टारगेट रहेगा उस ड्राइवर का, सुबह अर्ली मॉर्निंग इस ठंड के माहौल से जैसे ही गर्मी निकले सुबह, तब तक उस ट्रक को यहां से जहां से मैं हूं, और 100 किलोमीटर माना कि उदयपुर मुझे पहुंचाना है, तो 100 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है उसको एक नाइट में ये जर्नी जो है करनी पड़ती है इस ट्रक वाले को, इस सब्जी को लेकर, ताकि सब्जियां खराब नहीं हो। इसलिए इसको कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग। ये आगे बात समझ में। तो देखो क्या लिखा है, नगरीय केंद्रों के चारों तरफ लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए, नगर यानी शहर में जो लोग रहते हैं उनकी दैनिक जो रोज डेली की मांग होती है सब्जी खाने की, उसको पूरा करने के लिए सब्जियों को उगाया खेत में जाता है, ट्रक फार्मिंग कहलाता है। ट्रक फार्मिंग क्यों कहलाता है? ये कहीं भी लिखा नहीं मिलता, काफी सोचा, एक जगह लिखा हुआ मिला, ट्रक से जाती, इसलिए ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अब ट्रक से और कुछ जाएगा तो क्या ट्रक फार्मिंग कहलाएगी? नहीं, सिर्फ सब्जियों के लिए। ठीक है, फल भी हो सकते हैं इसमें। डेयरी फार्मिंग, कृषि का वे प्रकार जिसमें मुख्य ध्यान दुधारू पशु के प्रजनन और पोषण पर दिया जाता है। डेयरी फार्मिंग जो है पशुपालन में देखा है हमने। क्या ये चीजें पहली बार देख रहे हैं हम? नहीं, ये चैप्टर में जगह जगह आई थी, अब एक साथ लेके आया हूं मैं इनको।
तो दुधारू पशु जो होते हैं वो डेयरी फार्मिंग में काम आते हैं, डेयरी पे उनका दूध जाता है। तो 20 पहलू हम पढ़ चुके हैं, समझ में आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में बता दो। 21 पशुचारणता, एक अर्थव्यवस्था जो कि केवल पशु पर निर्भर है। पशुचारणता यानी पशुचारणता का मतलब जो व्यक्ति पशु चराता है, भेड़ चराता है, बकरी चराता है, उसका पूरा जीवन ही पशुचारण पर निर्भर है। ये जो चीज होती है ये केवल पशु पर निर्भर करती है। अब आता है फेजेंटा, जो हम देख चुके हैं नोट करके। ब्राजील में जो कॉफी के यहाँ कहवा लिख रखा है, कहवा कॉफी, ये भी इसी तरह ही होता है। उत्पादन के बागान जो होते हैं वो फेजेंडा कहलाते हैं। ब्राजील में कॉफी के जो बागान होते हैं उसको हम फेजेंडा का नाम से जानते हैं। बागवानी, उद्यान कृषि, खेतों में, कहां पे, खेतों में फसलें उगाने की तुलना में प्राय छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों को उगाना। खेतों में फसलें उगाने के बजाय छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जी और फलों को उगाना। यानी ये मेरा खेत है, इसमें इस तरफ पूरे में फसल कर दी मैंने, गेहूं बो दिया या कुछ भी बो दिया, और यहां मैंने सिर्फ सब्जी की है। तो ये जो क्षेत्र है ये बागवानी कृषि कहलाता है, जिसको हमने उद्यान कृषि में बहुत डिटेल से पढ़ा। फसल चक्रण, किसी दिए गए भूभाग पर विभिन्न फसलों का एक क्रमिक अनुक्रमण जिसे मृदा की उर्वरता के समापन को रोका जा सकता है। फसल चक्रण यानी एक ये खेत है, इस बार इसमें गेहूं बोली है रबी की फसल में, किसमें, रबी की फसल में, तो पड़ा नहीं रहेगा ये, इसमें बाजरा बो दिया जाएगा। बाजरा कब बोया जाएगा, जब खरीफ की फसल होगी। लेकिन एक बात और खतरनाक है यहाँ पे, बाजरा इस साल आपने बोया है तो अगले साल जब खरीफ की फसल बो रहे हैं आप, तब बाजरा आप नहीं बोएंगे, जब आप मूंग या मोट या गंवार बोएंगे। बात कुछ समझ में आ रही है? जैसे कि मैं खड़ा हूं और माना जाए ये खेत है, इसमें इस साल मैंने बाजरा बोया खरीफ की फसल में, तो अगले साल मैं बाजरा नहीं बोऊंगा, अगले साल दूसरा। इसे कहते हैं फसल चक्रण। क्या कहते हैं इसको? फसल चक्रण। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत प्यारा सा, स्वीट सा और छोटा सा लेक्चर था ये, जिसमें हमने छोटी छोटी चीजों को देखने का प्रयास किया। मिश्रित कृषि की अगर बात करें, मिश्रित कृषि, कृषि का एक प्रकार जिसमें एक साथ फसलों को उगाया तथा पशुओं को पाला जाता है। मिश्रित कृषि तो वो है जो हमने पूरी तरह से सामूहिक कृषि जो पढ़ी, सारी फसलें एक ही खेत के अंदर, मूंग मोट बाजरा गंवार जो भी कुछ है। लेकिन याद रहे गेहूं को इसमें नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि उगेगा ही नहीं, वो तो रबी की फसल है ना। तो वो फसलें जो एक कैटेगरी की हो। रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस साल एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको डबल स्टार कर दो। रेंज क्या है, पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में, डबल स्टार कर दो इसको। पशु के बड़े बड़े फार्म जिनमें बाढ़ लगी होती है, वाणिज्यिक स्तर पर पशु का प्रजनन और पालन किया जाता है, ये मुख्यतः यूएस में पाए जाते हैं। रेंज का मतलब होता है वाणिज्यिक जो कृषि फार्म होता है ना, उसके फार्म को रेंज बोलते हैं। ज्यादा लोड इसमें लेना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझ लो। इसके अंदर क्या होता है, पशु वही है तो प्रजनन वही होगा, जैसे गधे और घोड़े का प्रजनन करा के खच्चर पैदा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो पैदावार होती है पशुओं की, वो प्रजनन जो कराया जाता है, उनका रखरखाव जो कहा जाता है, उस तारबंदी वाले उस बाड़े को, उस पूरे बाड़े को जिसमें पशु रहते हैं, पशु का जो घर है, उसको रेंज के नाम से जाना जाता है। हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये यूएसए वाले कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? यूएसए वाले। रोपण कृषि क्या है? फैक्ट्री उत्पादन से मिलती जुलती बड़े पैमाने की फसली कृषि है, दूसरे स्थान से लाके की जाती है। जैसे कॉफी हम नहीं जानते थे, रबड़ हम नहीं जानते थे, कपास हम नहीं जानते थे। बाहर के लोग आए, फेजेंटा जो बागान है ब्राजील में, ये हम जानते थे क्या? यहाँ कॉफी की खेती कैसे हो पा रही है? वो जो बाहर से आई, ये रोपण कृषि कहलाती है, फेजेंटा वगैरह की जो भी है। तो ये हमने देखा। आगे देखिए, विस्तीर्ण कृषि, कृषि की वह पद्धति जिसमें किसी दिए गए क्षेत्र में पूंजी और श्रम की अपेक्षाकृत कम मात्रा का निवेश हो, यानी कम पैसे लगे हैं, जितना खर्चा होना चाहिए एक नई पद्धति अपना के कम कर दिया उस खर्चे को, पूंजी और श्रम की अपेक्षा कम लागत कर दी गई, वो विस्तृण कृषि कहलाती है। खनिज अयस्क तो कच्चा है, देखो कच्ची अवस्था में धातु या है धातु, पृथ्वी से जो कुछ भी मिला है जो कच्चा है उसको डायरेक्ट उससे फैन लोहा निकाला, डायरेक्ट पंखा नहीं बनाया जा सकता। हमने कहा उसमें मैग्नीज और कोका भट्टी पे गर्म करके डाला जाता है, फिर वो लोहा इस्पात बनता है, फिर उसे टेबल कुर्सी फैन बनाए जाते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया। शुष्क कृषि, अपर्याप्त वर्षा और सिंचाई की सुविधाओं से वंचित कुछ प्रदेशों में अपनाई जाने वाली कृषि की विधि जिसमें मृदा में आर्द्रता का संरक्षण करके सूखा सहन कर पानी की फसलों को उगाया जाता है। ये मुख्यतः कहाँ होती है? मरुस्थल में। किस स्थान पर होगी? मरुस्थल में। मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब सूखा क्षेत्र। सूखा क्षेत्र क्यों होगा? क्योंकि वहां पे अनावृष्टि होगी, मतलब बारिश कम होगी।
अनावृष्टि। ये कहाँ होता है? तो राजस्थान का जो 12 जिले हैं, राजस्थान के 12, सिरोही एक ऐसा जिला है जो आधा आता है, तो इसको 12 जिले बोल देते हैं। ये कहाँ से मिलते जुलते हैं? ये बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? पाक में, इसकी बॉर्डर से लगते हैं यहाँ पे ये जिले, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, ये राजस्थान का पार्ट है। यहाँ इस क्षेत्र में जो मिट्टी है वो कैसी है? बिल्कुल सूखी है। यहाँ बरसात भी बहुत कम होती है, 5 से 20-25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, वही फसलें हो सकती है जो शुष्क हो सकती है। तो आर्द्रता का संरक्षण कम होता है यहाँ पे, सूखा सहन कर पाने की जो फसलें क्षमता रखती है। यहाँ आपको कभी भी बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे, यहाँ तो जो है झाड़ियाँ ज्यादा देखने को मिलेगी, झाड़ियाँ। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है खनिज पदार्थ मिलते हैं, खनिज पदार्थ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? खनिजों के साथ यहाँ की जो झाड़ियां होती है, जो घास होती है, जैसे इन क्षेत्रों में खनिज के भी कई क्षेत्र मिले, तेल के कुएं, ऐश्वर्या, भाग्यम, वो इन्हीं क्षेत्रों में मिले। जैसे घास, जैसे सेवण घास है, आदि घासें जो होती है वो सब कुछ यहाँ देखने को मिलती है। तो ये क्या है? फसलों को उगाया जाता है। ये चीज आपके समझ में आ गई। गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, ये सब कुछ खनिज है जो हमें देखने को मिलते हैं इन क्षेत्रों में, शुष्क कृषि वालों में। ठीक है ना? आगे अगर बढ़े हैं तो बहुत प्यारी सी सुंदर सी चीज जिसका आपको इंतजार था, बेसब्री से ये लेक्चर के साथ पूरा चैप्टर खत्म। आज हम 5 चैप्टर पूरे मस्त तरीके से पढ़ चुके हैं, यानी 25% कोर्स के आसपास हम पहुंच गए हैं। और बहुत जल्द, बहुत तेज गति से हम बढ़ रहे हैं इस बार। बहुत जल्द हमारा कोर्स आ जाएगा पूरा कंप्लीट आपके हाथों में। बैकलॉग नहीं होने देना है, मस्त तरीके से पढ़ना है और अगले चैप्टर के लिए तैयार हो जाइए। इतना जोश और जुनून के साथ उस चैप्टर को पढ़ना है जिसमें हम द्वितीयक और चतुर्थ व्यवसाय देखने वाले हैं। नहीं, द्वितीयक और चतुर्थ व्यवसाय तो उससे अगले में देखेंगे हम। पहले प्राथमिक हमने पढ़ा है, तो द्वितीयक व्यवसाय जो हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 में। मस्त तरीके से रेडी लीजिए, मुझे बताइए कि हम लोग या आप लोग तैयार है क्या। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।